हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो यार लास्ट जो वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक ट्रेडिंग हैबिट्स, 60 लाइक्स का टारगेट दिया था। आप लोगों ने 180 लाइक्स दिला दिए, वो भी एक दिन में। प्रिपेयर नहीं था मैं, रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक। तो उससे पहले इस वीडियो में भी एक एम रख लेते हैं। मेरे को चाहिए भाई 100 लाइक्स, 100। आप लाइक्स का सेंचुरी दिलवाइए, 1 या 2 दिन के अंदर आपको मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार से क्वालिटी कंटेंट आपको मिलती रहेंगे रेगुलरली। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये है रूल नंबर 5। तो यार 1 से लेकर जो 4th रूल है वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर लिया है। जो लोग नए हैं वहाँ पर जाके इस 1 to 4th रूल को चेक कर सकते हैं। तो ये है रूल नंबर 5। तो यहाँ पर जो ऑथर है स्टीव बर्न्स, वो ये बोल रहे हैं, देखिए हम जब भी कोई सभी ट्रेड लेने वाले हैं ना, तो पहले हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको वीकली चार्ट का यूज़ करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे पहले हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद हमको डेली टाइम फ्रेम आए, अर्ली टाइम फ्रेम पर आके अपना ट्रेड्स लेना है। और ट्रेड्स लेने का जो डायरेक्शन होगा मोस्टली हमको ट्रेंड के साइड में ही रखना है। वो ऐसा बोल रहे हैं, अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो हमारे जीतने के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे ऑड्स हमारे ज़्यादा फेवर में रहेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं ट्रेंड आखिर क्रिएट कैसे होता है। तो बोल रहे हैं ट्रेंड 2 ही तरीके से क्रिएट हो सकता है, या तो एक्यूमुलेशन फेज़ की वजह से या तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। अब एक्यूमुलेशन फेज़ क्या हो रहा है, तो वो बता रहे हैं कि एक ऐसा फेज़ जहाँ पर बायर्स जो हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और वो शेयर्स को बाय करके होल्ड करते जा रहे हैं। जब वो होल्ड कर ले रहे हैं तो स्कैर्सिटी हो जा रहा है शेयर्स की, ठीक है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हायर हाइज लगते जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे पुलबैक्स आ रहे हैं, ठीक है, हायर लोज बनाने के लिए, वो होते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करें उसकी वजह से। एंड ये जो हायर लोज जो पुलबैक्स आते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर सेलर्स के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ऐसा जो एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, यहाँ पर हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको जो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है वो अप साइड में ढूंढना है। इसलिए पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसका अपोजिट भी ट्रू है। जो सेकंड फेज़ होता है, सेकंड टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ क्या है, सिमिलरली अपोजिट टू एक्यूमुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हर वो आदमी जिसके पास भी पहले से शेयर्स पड़े हुए हैं वो अपना शेयर्स बेचने लगा है, डाइल्यूट करने लगा है। इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे मार्केट में कंटिन्यूसली क्या होता है, लोअर लोज लगते जाते हैं। एंड जो छोटा मोटा पुलबैक्स आते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण आते हैं, या तो ऐसे लोगों के वजह से आते हैं जो बॉटम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो जाता है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट होती है यहाँ पर। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होता है जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड लोग होते हैं जो बॉटम कैच करना चाह रहे हैं और जो बाइंग ऑन डिप्स के पीछे पड़े हुए हैं। और जो जब इन लोग अचानक से बाय करते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा अप होता है, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो बात सीधा से यही है 5th रूल का, कि हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड करें, किसी भी टाइम ट्रेड करें, पहले हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। एंड हमारा जो ट्रेड होना चाहिए वो हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑड्स हमारे फेवर में रहेंगे। तो रूल नंबर 5 यही था, सिंपल सा। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 कुछ ऐसा है, यहाँ पर स्टीव बर्न्स अपने ऑथर जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई सा भी हमारा लेवल्स हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल्स है, वो जितने ज़्यादा बार टेस्ट होगा वो उतना ज़्यादा वीक होता जाता है। और एक बार जो सपोर्ट है वो ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली कोई सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट में क्रिएट हो जाता है। तो ऑथर ऐसा बोल रहे हैं कि कोई सा भी लेवल है, कोई सा भी प्राइस का लेवल होगा, है ना, तो वो आखिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्यों बनता है और कैसे बनता है, क्यों उसी पर्टिकुलर लेवल पर आकर बार बार प्राइस रेजिस्टेंस लेता है या फिर सपोर्ट लेता है, ऐसा रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो वो बता रहे हैं कि जो चार्ट होता है ना भाई, चार्ट में अपनी मेमोरीज़ होती है। जो चार्ट है, जो मार्केट है, उसको प्राइजेस एंड लेवल्स याद रहते हैं। तो इसका रीज़न कुछ ऐसे बता रहे हैं, एग्जांपल्स बता रहे हैं। मान लीजिए कोई सा एक ट्रेडर है, एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर है जो कोई सा पर्टिकुलर शेयर है जिसको 98 के लेवल पर वो है। एंड उन लोगों को यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। कुछ लेवल्स फाइंड आउट किया होगा उन लोगों ने, तो उन लोग रेडी थे वहाँ पर बाय करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग बाय नहीं कर पाए और मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया। अब वो 105 पर पहुँच चुका है। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो 98 पे लेना चाहते थे वो तो अब लेंगे नहीं, क्योंकि उनका आरआर जो है अब वो अनफेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो वेट करेंगे वापस प्राइस को उसके आसपास आने का। तो जैसे ही वो नीचे आएगा 98 के आसपास, 99, 100 के आसपास, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना वो लोग बाय करना चाहेंगे। एंड इसकी वजह से एक पुलबैक क्रिएट होगा एंड वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होगा। सिमिलर केस सेलिंग के केस में भी होता है। कोई एक पर्टिकुलर आदमी थे जो 100 के लेवल पर सेल करना चाह रहे थे, ठीक है,
लेकिन जैसे ही देखे कुछ टाइम बाद वो 90 पहुंच गया है, अब 90 पर वो सेल करेंगे तो उनका आरआर फेवरेबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे वो लोग वापस वेट करेंगे कि वापस भाई 100 के आसपास आए तब हम सेल करेंगे। तो जैसे ही वापस 100 के आसपास आएगा वो लोग सेल कर देंगे। तो इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाने वाला है। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल्स होते हैं वो बार बार चेक होते रहते हैं, इनका टेस्ट होता रहता है। कब तक? जब तक कि कोई ब्रेकआउट ना हो जाए और ये प्राइजेस जो है उस रेंज से बाहर ना निकल जाए, तब तक ये चीज़ चलती रहती है। तो और जितने ज़्यादा बार टेस्ट होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि वो वीक होगा, एंड वीक हो गया इसका मतलब ब्रेकआउट होना का चांसेस आ गए हैं। अब ब्रेकआउट हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो बस रूल नंबर 6 यही था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा बार टेस्ट होगा उतना ज़्यादा वो वीक होगा, एंड एक बार जो सपोर्ट था वो अगर ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो रेजिस्टेंस है, एंड वो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो बस रूल नंबर 6 इतना ही सिंपल था, हमको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल में। तो फिर जो रूल नंबर 7 है वो ये है कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ट्रेंड के डायरेक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हैं और हमारे लिए सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं एंट्री, एग्जिट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के लिए। तो जो मूविंग एवरेज होते हैं अगर हम उसको चार्ट में लगाएं तो ये क्विकेस्ट वे हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल प्राइस होता है वो जिगजैग पैटर्न में जाता है। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं तो हमको एक प्रकार का स्मूथ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एंड ईजिली हम अपने आई से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, एंड ट्रेंड को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये अप ट्रेंड में हमारा स्लोप, जो मूविंग एवरेज का स्लोप है वो अप साइड है तो हमको पता चल जाएगा मार्केट अप ट्रेंड में है, एंड अगर वो मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन में है तो पता चल जाएगा कि डाउन ट्रेंड में है। एंड वो स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उस ट्रेंड की इंटेंसिटी ये हमको समझ आ जाएगा। तो जो ऑथर एंड स्टीव बर्न्स, उनका मूविंग एवरेज एक प्रकार काफ़ी फेवरेट इंडिकेटर है जिनको वो यूज़ करते हैं ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो पिछले 1 से 4 रूल्स हम पढ़े थे उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट बोला था, एक रूल बोला था कि हमारा जो भी ट्रेड लेने का बोर होता है ना, तो हमारे ओपिनियंस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो क्वांटिफाइबल फैक्ट्स एंड सिग्नल्स पर बेस्ड होना चाहिए। और वो मानते हैं कि मूविंग एवरेज 100% क्वांटिफाइबल सिग्नल जनरेट करता है। वो बता रहे हैं कि स्टीव बर्न्स आज तक बहुत सारे दुनिया के बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर्स के साथ बात कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। तो इन सब से जो पूछे हैं ना तो उनको पता चला है कि ये अच्छे से अच्छे ट्रेडर कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो रूल नंबर 7 यही था, मूविंग एवरेजेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, 100% क्वांटिफाइबल सिग्नल्स जनरेट करता है। तो अगर हम इसको बैक टेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लंबे समय तक बैक टेस्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के साथ, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, हमारे ट्रेडिंग को ईजी बना सकता है और हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी हो सकता है। तो फिर जो रूल नंबर 8 है वो ये है, जो हमारा बुल मार्केट होता है वहाँ पर कोई सा भी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस नहीं होता है। सिमिलरली जो बियर मार्केट होता है उसमें कोई सा भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बुल मार्केट में कोई सा भी रेजिस्टेंस टूट सकता है, सिमिलरली बियर मार्केट में कोई सा भी सपोर्ट नहीं दे सकता, वो टूटने के लिए बना हुआ है। तो ऑथर बता रहे हैं, स्टीव बर्न्स बता रहे हैं कि जो वीक हैंड्स होते हैं, वीक लोग होते हैं, जो ये बियर मार्केट होता है ना, उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा सफाया हो जाता है। वो लोग बियर मार्केट, बहुत सारे लोग हैं जो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। वो बता रहे हैं कि कोई सा भी जो लास्ट हाई बना हुआ है, प्रीवियस हाई बना हुआ है चार्ट्स में, ठीक है, वहाँ से अगर 20% फॉल आ जाता है प्राइस में तो हम उसको बियर मार्केट में कंसिडर कर लेते हैं। और अगर एक बार बियर मार्केट स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर जितने भी की सपोर्ट्स हैं, प्रीवियस की सपोर्ट्स, वो भाई सपोर्ट की तरह काम नहीं करते हैं एंड वो कंटिन्यूसली टूटते जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो बियरिश मार्केट होता है वो कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता जाता है एंड यहाँ पर कोई सा भी सपोर्ट काम नहीं आता है। एंड बियरिश मार्केट कुछ ऐसा मार्केट होता है जो लोगों को हिला के रख देता है, बहुत सारे लोगों को अपने मार्केट से आउट कर देता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर कोई सा अगर की सपोर्ट लेवल है तो लोग अगर वहाँ पर बाय भी करना चाहें डाउन उसको मानकर, बॉटम मानकर, लेकिन वो बॉटम होता नहीं है, वो लेवल पे टूटते जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी सपोर्ट लेवल सपोर्ट नहीं दे पाता है, कोई सा भी की लेवल सपोर्ट नहीं दे पाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बियरिश मार्केट होता है, ये जो बियर मार्केट होता है, ये टेम्पररी होता है एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या उससे ज़्यादा 2 साल तक ही रहता है एंड उससे बाद ज़्यादा टाइम तक बियर मार्केट नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी ये मार्केट है उसका नेचर ये है कि ये बुलिश रहे, बुलिश ट्रेंड में चले, अप ट्रेंड में चले, इसका नेचर ही ये है। इसलिए मार्केट्स में जब भी कुछ टाइम पर बियर मार्केट आते रहते हैं 1 साल 2 साल के लिए, हमको उस टाइम पर सस्टेन करने की ट्राई करना है। एंड इसका अपोजिट भी ट्रू है विच इज़ बुल मार्केट। तो बुल मार्केट का ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ है, यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाइज बनते जाते हैं, यहाँ पर कोई सा भी की रेजिस्टेंस लेवल रेजिस्टेंस नहीं रहता है एंड वो टूटने के लिए बना होता है, वो कंटिन्यूसली टूटते जाता है। एंड बुल मार्केट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है, यहाँ पर किसी भी लेवल पर बाय करें मार्केट अप डायरेक्शन में ही जाती है, यहाँ पर कंटिन्यूसली हाइज बनते जाएंगे, ऑल टाइम हाइज बनेगा, 52 वीक का जो है वो हाई ब्रेक होता जाएगा
न्यू हाइज बनते जाएंगे, कुछ ऐसा रहता है बुल मार्केट। एंड मार्केट का नेचर बियरिश बुलिश होता है, बियरिश नहीं, बियरिश 1-2 साल के लिए रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा तक बुल मार्केट चलेगा जो कि 2 साल 3 साल 5 साल तक कंटिन्यूसली रन करता है। तो इस प्रकार से मार्केट का नेचर दो ही होता है, बुल एंड बियर। बियर में कोई सा भी सपोर्ट नहीं दे सकता, सिमिलरली बुल मार्केट में कोई सा रेजिस्टेंस नहीं दे सकता। दिस वाज द रूल नंबर 8। तो फिर जो रूल नंबर 9 है वो है, जितना ज़्यादा बड़ा गैप्स क्रिएट होंगे मार्केट में उतना ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा और उसी डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो स्टीव बंस यही बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा गैप्स क्रिएट हो जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये सिग्नल है कि उसी डायरेक्शन में ट्रेंड आने वाला है। अगर कंटिन्यूसली डेली गैप्स क्रिएट होते जा रहे हैं, अप डायरेक्शन में हो डाउन डायरेक्शन में हो, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमको ट्रेंड बताने का। अब गैप्स ऐसे ही हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, गैप्स का लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो किस डायरेक्शन में किस जगह पर हो रहा है, लोकेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जांपल देते हुए बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई सा बियरिश मार्केट है, ठीक, कंटिन्यूसली लोअर लोज बनते जा रहे हैं एंड वहाँ पर गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, दैट टू गैप अप हो रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट है, वहाँ पर गैप अप क्रिएट हो रहे हैं कंटिन्यूसली कुछ दिनों से। एंड अगर RSI के लेवल उस पर है 30 या 40 के आसपास है, मतलब ओवरसोल्ड है एंड कंटिन्यूसली गैप अप क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब हमको समझ जाना है कि शायद ये बॉटम है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं उसका अपोजिट, अगर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है एंड वहाँ पर गैप अप क्रिएट होते जा रहे हैं एंड RSI जो है 60-70 मतलब ओवरबॉट लेवल पर है, तो हम यहाँ पर ये कन्विक्शन नहीं लेंगे कि गैप अप क्रिएट हो रहा है मतलब ये और ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर हम इस वाले जो रूल है उसको वहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो लोकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कहाँ पर हो रहा है उसके हिसाब से गैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो रूल नंबर 10 है वो ये है कि जो लास्ट आवर होता है ट्रेडिंग का या फिर कोई सा भी मार्केट का जो लास्ट आवर होता है वो एक्चुअली हमको स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन देता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होता है वो एक्चुअली लास्ट आवर में फ्लो होता है, जो स्टार्टिंग का आवर होता है उसमें एमेच्योर लोगों का मनी फ्लो होता है। तो एक्चुअली बता रहे हैं अगर कंटिन्यूसली जो क्लोजिंग हो रहा है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रहा है कंटिन्यूसली लंबे समय के लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। एंड सिमिलरली अगर क्लोजिंग वीक होता जा रहा है कंटिन्यूसली बहुत दिनों से, इसका मतलब मार्केट क्या है, नेगेटिव है, मार्केट बियरिश है। तो वो बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग ओपनिंग आवर होता है वहाँ पर एमेच्योर्स मार्केट ओपन करते हैं एंड वो लालच में रहते हैं अलग अलग कारणों से, इस वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में एंड रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड्स लेते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो मार्केट को सेटल होने जो देते हैं, कंप्लीटली देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से जो लास्ट आवर होता है वहाँ पर अपना डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगर हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का सीनेरियो आइडेंटिफाई करना है, तो हमको लास्ट आवर पर फोकस करना है, लास्ट आवर को देखना है कि वहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कैसी हो रही है। तो स्टीव बंस बता रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग लास्ट आवर में ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर पोजीशंस बनाते हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर अपना पोजीशंस को लिक्विडेट करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो ये लोग ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉफिटेबल होंगे। वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, जैसे कि डारवास हो गया, निकोलस डारवास हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े स्विंग ट्रेडर्स हैं, ट्रेंड फॉलोअर हैं। ये लोग जो लास्ट मार्केट का 30 मिनट्स होता है ना वहाँ पर अपने पोजीशंस क्रिएट करते हैं एंड जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है तो वहाँ पर अपने पोजीशंस को लिक्विडेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग स्मार्ट मनी जो होता है ना वो लास्ट आवर में फ्लो होता है। तो बस रूल नंबर 10 हमको यही याद रखना है, अगर हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमको लास्ट आवर पे फोकस करना है, ना कि स्टार्टिंग आवर पे। क्लोजिंग ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट का नेचर कैसा चल रहा है। जो रूल नंबर 11 है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही जब होता है तभी बुल मार्केट क्रिएट होता है, बुल्स एक्टिवेट होते हैं। सिमिलरली अगर 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे अगर मार्केट नीचे जा रहा है तभी हर प्रकार की बुरी चीज़ें होती है, बैंक करप्सीज होता है, क्रैश होता है, बियर मार्केट चलता है, हर प्रकार की चीज़ें। तो जो अल्टीमेट लाइन है वो यही है, सैंड पेपर यही है कि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज हमको देखना है। अगर मार्केट वही सेपरेट करता है एक्चुअली बुल मार्केट एंड बियर मार्केट को। तो वो बता रहे हैं अगर मार्केट को 20% डाउन जाना है, बियर मार्केट में कन्वर्ट होना है, तो वो पहले जो हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज होगा उसको ब्रेक करेगा ही करेगा। तो अर्ली सिग्नल जो है वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज ही हमको देने वाला है। बता रहे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो इस दुनिया के हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करते, वो सिंपल चीज़ें ये करते हैं कि वो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि मार्केट वहाँ से कैसे मूव कर रही है, उसके हिसाब से वो एंट्री एग्जिट अपना आइडेंटिफाई करते हैं। ऑथर बता रहे हैं कि जो 200 मूविंग डे है ये नए ट्रेडर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, ट्रेडर्स के लिए यूज़फुल हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए एंड प्रॉफिटेबल होने के लिए। बता रहे हैं अगर 200 मूविंग डे को अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है,
तो ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। वापस अगर वो उस लेवल पर जा रहा है एंड उसको तोड़ नहीं पा रहा है और वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर वो 200 जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर अगर हॉल्ट कर रहा है कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर पॉज ले रहा है, धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये सिग्नल है कि बुल्स वहाँ पर वापस आ रहे हैं एंड इसको वहाँ से ऊपर ले जाने वाले हैं। सिमिलरली अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में रहना ही रहना है तो वो जो 200 मूविंग डेज एवरेज है ना उसके नीचे जाएगा एंड कंटिन्यूसली वहाँ तक वापस आता रहेगा। कितना भी लोअर लोज बनाए वापस उस लेवल तक आएगा 200 मूविंग एवरेज को चेक करने के लिए। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट भी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके लोग। जो रूल नंबर 12 है वो है इट इज़ मच ईजियर टू वॉच फ्यू देन मैनी। जैसे लिवरमोर का ये रूल उठाए हैं स्टीव बर्न्स, वो बोल रहे हैं कि इस मार्केट में हमको किसी एक पर्टिकुलर चीज़, स्पेसिफिक चीज़ को मास्टर करना चाहिए, छोटी चीज़ को मास्टर करना चाहिए। बता रहे हैं ये बहुत हार्ड है। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर आदमी जिसके पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में, स्पेसिफिक चीज़ में, स्पेसिफिक सेटअप में, स्पेसिफिक स्टॉक में अगर उसने मास्टरी कर रखी है ना, तो ऐसे इंसान को बीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वही बता रहे हैं अगर कोई सा ट्रेडर है जो ट्राई कर रहा है यहाँ सक्सेसफुल होने का, तो उसको पर्टिकुलरली किसी एक स्टॉक या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टॉक्स को, लिमिटेड सेटअप्स को स्टडी करना है, बैक टेस्ट करना है, यूज़ करना है कंटिन्यूसली लंबे समय के लिए एंड उसमें एक्सपर्टीज़ क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा थॉट होता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये चीज़ें काम नहीं आती मार्केट में। इसका अपोजिट है, यहाँ पर हमको मास्टर ऑफ वन जैक ऑफ नन, ये वाला चीज़ करने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा लिमिटेड होगा, अगर एक चीज़ में हम मास्टरी क्रिएट करें उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है एंड अपने को बीट करना मुश्किल हो जाएगा उस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्किल्स में। तो इस प्रकार से रूल नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक चीज़ में हमको मास्टरी करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 12 तक ही इस चैप्टर को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए यार, 100 लाइक का टारगेट दिया है। जैसे ही कंप्लीट होगा विद इन 1-2 डेज आई विल पब्लिश दी नेक्स्ट पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।